नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर देहरादून से आ रही है, जहां केरल में निपाह वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि केरल के उत्तराखंड आने वाले और आवागमन करने वाले लोगों पर विभाग ने नजर बनाई है। साथ ही कोविड की तरह से निपाह वायरस भी एक तरह से दूसरे को संक्रमित कर सकता है। वहीं दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि निपाह वायरस के मामले उत्तराखंड में अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर किसी भी मरीज में निपाह वायरस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो जांच के लिए ऋषिकेश एम्स भेजा जाएगा। पहले भी कई बार इंडिया में आ चुका है। तो मेनली जहाँ बहुत ही ह्यूमिड एंड हॉट कंडीशन है, जैसे हमारा केरल है, तो इस तरह की जगह पर ज़्यादा इसके चांस रहते हैं। तो 2001 से लेकर अभी तक 6 बार ये आ चुका है और ये उसी एरिया में ही कंटेन रहा है। तो अभी एक अलर्ट आया है कि ये एक्चुअली काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला फ्लू जैसा बुखार है, जिसमें ब्रेन अफेक्शन होने की वजह से दौरा पड़ना या बेहोशी आने वाली कंडीशन सीवियरिटी में जा सकती है। खबर जसपुर से है, जहां नगर पालिका परिसर में बोर्ड बैठक की गई है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष समेत अधिशासी अधिकारी और क्षेत्र के सभी सभासद बोर्ड बैठक में मौजूद रहे। वहीं कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें सर्वसहमति से प्रस्तावों को पास किया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने बताया है कि नगर पालिका का विशेष प्रस्ताव ठेकेदारों के पंजीकरण को लेकर है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उत्पन्न व्यवस्थाओं को देखते हुए निर्माण कार्य बाधित हो गया है, जिसके लिए विशेष बैठक बुलाई थी। वहीं ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन कराने का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो जसपुर में नगर पालिका परिसर में बैठक की गई, जहां ठेकेदारों के साथ ही साथ उनके रजिस्ट्रेशन की मांग को उठाया गया है, जिससे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। पिथौरागढ़ के जोलिंग कांड में पीएम मोदी सेना के जवानों से मिलेंगे, जिसको लेकर आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी कैलाश के दर्शन भी यहीं से करेंगे और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो पिथौरागढ़ में कैलाश के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 अक्टूबर से उत्तराखंड का दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सेना के जवानों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, इसके अलावा कैलाश धाम के दर्शन करेंगे। देहरादून के दून अस्पताल में कुछ समय पहले उपचार के दौरान निशा नामक युवती की मौत हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने आक्रोश अब भी जारी रखा है, जिसके चलते निशा के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस दौरान निशा के भाई मोनू कुमार ने कहा है कि डॉक्टरों के गलत उपचार की वजह से बहन की जान चली गई, जिसे देखते हुए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इसमें मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिले। तभी बीजेपी के उपाध्यक्ष बचना शर्मा ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार अपनी तरफ से सभी सुविधाएं दे रही है, लेकिन बिना प्रशिक्षण दिए गए डॉक्टरों की वजह से ऐसे हादसे होते हैं। उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में पीएम मोदी के आगमन की तैयारी पूरी हो चुकी है और धाम को सजाने का काम भी चल रहा है। बता दें कि इसी धाम में पीएम मोदी भगवान भोलेनाथ के जागृत स्वरूप की पूजा अर्चना करेंगे और जागेश्वर धाम दारुल वन की तलहटी पर 125 छोटे छोटे मंदिरों का समूह मौजूद है, जहां हमारे संवाददाता पीएम के आगमन को लेकर हुई तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इंडिया वाइज की टीम पहुंची है जागेश्वर धाम में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। यहां पर जागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पूजा अर्चना भी यहां पर करेंगे। और हमारे साथ हैं जागेश्वर धाम के जो मुख्य पुजारी, वो यहाँ पर हमारे साथ हैं ताजर भट्ट जी, उनसे बातचीत करेंगे। जी, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप लोग लंबे समय से मांग भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, पीएम भोले के अनंत भक्तों में आप कल उनको रात पूरी हो रही है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम में रहेगा, किस प्रकार पूजा अर्चना करेंगे? यहाँ पर लमसम 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री जी का आगमन होना है भगवान ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम में।
तो यहाँ पर हम लोगों पुजारियों की ओर से तैयारी है। 11 ब्राह्मण जो है मेन द्वार जो भगवान जागेश्वर जी का है गेट है, वहाँ पर स्वस्तिवाचन के द्वारा जो है प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद ज्योतिर्लिंग जागेश्वर महादेव में 5-7 मिनट का पूजन, करीब लमसम 5-7 मिनट या 9 मिनट के आसपास पूजन है। जो ज्योतिर्लिंग जागेश्वर महादेव में जो है संकल्प पूजन होना है उनका। और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन होने हैं, माता रानी के दर्शन होने हैं। उसके बाद महामृत्युंजय में 2-3 मिनट का समय है, जो महामृत्युंजय जी का भी पूजन करेंगे प्रधानमंत्री जी। और फिर भगवान केदार जी के दर्शन करेंगे, फिर बटू भैरव जी के दर्शन करेंगे। तो करीब 20-25 मिनट का प्रोग्राम है, जिसमें प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर प्रथम बार आगमन होना है। और बड़े हर्षोल्लास के साथ स्थानीय लोग और पुजारियों में बड़ा हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे धाम में आ रहे हैं। और हमारे धाम में आकर के हमारे धाम की शोभा भी बढ़ेगी और यात्रा भी बढ़ेगी और पर्यटक स्थल में भी बड़ा हमें अंतर मिलेगा और बड़ी खुशी हो रही है। मानस खंड परियोजना के तहत धाम बड़ा आने वाले समय में किस प्रकार से जागरूकता हम लोगों को आने वाले समय में बड़ा बेनिफिट होगा, स्थानीय लोगों को और व्यवसायियों को, जो लोग बाहर जा कर के काम करते थे। तो मुझे ये लगता है कि हमारे स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पर अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं और जो बेरोजगारी का आलम होता है वो ख़त्म हो सकता है और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और भगवान ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी के धाम में प्रधानमंत्री का आगमन है और खुशी है। स्थानीय लोगों को भी और क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों को भी बड़ी खुशी है कि हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का प्रथम बार यहाँ पर जागेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव जी के दर्शन करने के लिए वो आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी मान्यता है, ये भगवान ज्योतिर्लिंग जागेश्वर महादेव बताया जाता है कि 8वें ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। तो जागृत अवस्था में होने के कारण भगवान जागेश्वर जी यहाँ पर विराजमान है। तो भगवान ज्योतिर्लिंग जागेश्वर महादेव जो है यहाँ पर 8वें ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान है। 125 मंदिरों का समूह है, इनमें मेन मंदिर 5 है जिनमें रोज पूजा होती है और अनेक मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर भगवान जागेश्वर जी के धाम में श्रद्धालु आते हैं, पूजन करते हैं। महामृत्युंजय जाप, काल सर्पयोग, पितृदोष, अनेकानेक रूपों से भगवान शंकर जी का यहाँ पर पूजन किया जाता है और भक्तों की निश्चित ही मनोकामना पूरी होती है और फिर भगवान जागेश्वर जी के दरबार में धन्यवाद। तो ये आपने देखा जागेश्वर धाम में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तैयारियां जोरों शोरों पर है, पुजारियों के द्वारा तैयारी की गई है और यहीं पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और मंदिरों में अलग अलग पहुंचकर दर्शन करेंगे। इसके अलावा भी क्या कुछ तैयारियां है उसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। देखिए एक और रिपोर्ट। मौजूद है जागेश्वर धाम में, भगवान भोले की नगरी है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम होगा, पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री के आने से इस क्षेत्र में एक बार फिर जो स्थानीय जनता वो बड़ी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि सभी लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए, क्योंकि जिस प्रकार से भोले के प्रति उनकी आस्था है, भगवान भोले के प्रति वो मानते हैं, केदारनाथ में भी जाते हैं। ऐसे में जागेश्वर धाम जब यहाँ पर खुद जागृत रूप में भगवान शिव यहाँ पर रहते हैं तो उसके लेकर वो लोग लगातार लंबे समय से ये मुराद पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 को यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगभग 12 बजे दोपहर में यहाँ पर आएंगे, विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो मांग लंबे समय से यहाँ पर करी थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्र में आते हैं तो जो राज्य का जो पर्यटन है, खासतौर पर जो धार्मिक पर्यटन है, वो बड़ा विकसित यहाँ पर होगा। वो यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो जो स्थानीय जनता है उत्साहित है, बड़ी सौगातें देंगे और जो पर्यटन है वो पर्यटन और बढ़ता हुआ नजर आएगा। जागेश्वर धाम में पूरी व्यवस्था इस समय यहाँ पर की जा चुकी है। विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर होगी और तो 12 बजे बाद ये कह सकते हैं कि उस समय यहाँ जीवन रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से इस धाम की मान्यता है, जागृत समय में भगवान शिव यहाँ कही जाता है, दारुल वन में ये रहते हैं। 125 छोटे छोटे मंदिरों का समूह यहाँ पर है और ये बड़ी मान्यता है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो एक बार फिर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन नथुना के साथ अभय केंद्र, इंडिया वाइज, जागेश्वर धाम। नैनीताल में अवैध मदरसा चलाए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, जहां जोली कोट वीरावट्टी में 2010 से अवैध मदरसा चलाया जा रहा है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सेन को मिली है। उसके बाद वंदना सिंह ने हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट और नैनीताल संजय कुमार को मौके पर जाकर चेकिंग करने के निर्देश दिए। मौके पर जब प्रशासन की टीम पहुंची तो यहां कुल 24 बच्चे मदरसे में रह रहे थे, जो कि अभियान के दौरान बीमार पड़ गए थे। तो वहीं हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हमारे द्वारा मदरसे पर चेकिंग अभियान चलाया गया, कमरे में जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया, जहां मौके पर बच्चे बीमार पाए गए हैं, जिसकी वजह से मदरसा सील कर दिया गया है और अब इन सभी बच्चों को उनके माता पिता को बुलाकर घर भेजा जा रहा है। से आगे वीरभट्टी क्षेत्र है, इसमें एक मदरसा चल रहा है, जिसमें किसी बच्चे के पेरेंट्स ने इसमें शिकायत दर्ज कराई थी कि यहाँ जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे बीमार हैं, उनको ठीक से खान पान का उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। कुछ बच्चों को टीबी की शिकायत है, वो भी बाकी बच्चों के साथ रह रहा है। बच्चों को जो रहने का स्थान है वो भी बहुत गंदा है।
इन सारी चीज़ों के साथ जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर जो हमारी डीपीओ हैं, तहसीलदार हैं, जो समाज कल्याण के अधिकारी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण के जो अधिकारी हैं और जो हमारी पुलिस की टीम है, सभी के साथ जब आज यहाँ इंस्पेक्शन किया गया तो इन बच्चों के जब देखा गया लगभग 24 बच्चे यहाँ पर हैं जिनके सभी बच्चों को एलर्जी हो रखी है। सभी के बड़े बड़े से फोड़े निकले हुए हैं, खुजली कर रहे हैं बच्चे को टीबी भी है। बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं, बच्चे कुछ नहीं ज़्यादा बोल रहे हैं, इसलिए उस बारे में बात भी नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हमारी जो भी रिपोर्ट है वो हम आगे इसमें प्रेषित। देहरादून में एसीएस राधा रतूड़ी ने तिब्बती पुनर्वास नीति के संबंध में बैठक ली है, जहां राज्य सरकार के सभी विभागों को 1 सप्ताह के अंदर तिब्बती पुनर्वास नीति पर अपनी आख्या देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को तिब्बती पुनर्वास नीति को प्रस्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य में निवास कर रहे तिब्बती नागरिकों को मिल सके, इसके लिए तिब्बती पुनर्वास नीति को प्रख्यापित किया जाना जरूरी है। तो वहीं बैठक में विशेष सचिव, विभाग निदेशक संस्कृति, सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून, अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, तिब्बतन वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी और देहरादून में निवासरत तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि इस मौके पर उपस्थित रहे। लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार जिले के विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। आपको बता दें कि दिशा की इस बैठक में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सबसे तल्ख नजर आए। वहीं उन्होंने विकास कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जमकर क्लास ली। तो वहीं कुंभ 2021 में सीएसआर फंड से हर की पैड़ी क्षेत्र में हुए सौंदर्यीकरण के कार्यों की गुणवत्ता को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई है। बता दें कि शिकायत पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सौंदर्यीकरण के मामले में घोटाला करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हर की पैड़ी हमारे लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पवित्र काम है और इसलिए मैंने बहुत कोशिश करने के बाद अब पहली बार देश की आज़ादी के बाद मैंने हर की पैड़ी को सुसज्जित करने का अभियान लिया। लेकिन उस विभाग ने जिस तरीके से मनमर्जी से काम किया तो मैंने उस समय के जिलाधिकारी को कहा था कि इसको किसकी स्वीकृति से, किसकी सहमति से ये काम शुरू हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे भरोसा है कि जांच उसकी हुई है, लेकिन उन जो दोषी हैं उनको हर हाल में दंडित होना है, ये आप हमको करना है, लेकिन उस पर जांच हो गई है। सितारगंज में तहसीलदार पूजा शर्मा ने राइस मिलों का निरीक्षण किया है। बता दें कि किसानों का धान पककर तैयार हो चुका है और किराए केंद्रों पर भेजे जाने की टोल शुरू न होने की वजह से किसान अपने धान पर बेचने को लेकर परेशानी में पड़े हैं, जिसमें सरकार ने सभी धान क्रम करने के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। लेकिन राइस मिलों की हड़ताल पर चले जाने के बाद धान की तोल लगभग 10 दिन लेट हो जाने के बाद किसान काफी परेशान दिखाई दिए और अधिकारियों को ज्ञापन देकर तौल शुरू करवाने की मांग की है, जिसको लेकर तहसीलदार पूजा शर्मा ने बताया कि पीलीभीत रोड स्थित राइस मिलों का निरीक्षण किया गया। राइस मिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड के किसानों का धान खरीदें और उत्तराखंड के किसानों को वरीयता दी जाए। देवभूमि रक्षा मंच के मसूरी के कार्यकर्ता जिला संयोजक मंगला प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और एमडीडीए देहरादून के ईडब्ल्यूएस फ्लैट में संबंधित अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। देवभूमि रक्षा मंच के कार्यकर्ता जिला संयोजक मंगला प्रसाद उनियाल और हरिकृष्ण ब्रह्मचारी ने बताया कि मदरसे को अवैधिक रूप से संरक्षण देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों, उपाध्यक्ष एमडीडीए वंशीधर तिवारी व सचिव मोहन सिंह बानिया पर राज्य सरकार के द्वारा निलंबन की कार्रवाई न किए जाने पर राज्य की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव डालते हुए भ्रष्टाचार कर हिंदुओं का पलायन करने वाले उपरोक्त अधिकारियों को राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित किए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। साथ ही साथ पुतला दहन कर आक्रोश जताया गया। मांग पूरी नहीं हो पा रही है। सरकार ने सिर्फ जो है अवैध मस्जिद सील करी है, लेकिन हमारी मांग है कि उसको जो है ध्वस्त किया जाए और जो दोषी अधिकारी है एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बरनिया उनको बर्खास्त किया जाए।
जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक हमारा धरना प्रदर्शन ये जारी रहेगा। देहरादून में डेंगू के प्रकोप में कमी आई है। दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने डेंगू के मरीजों में कमी की पुष्टि की है। साथ ही अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त बेड और स्वास्थ्य व्यवस्था का आश्वासन दिया है। दरअसल उत्तराखंड में डेंगू को लेकर प्रकोप मचा हुआ था, जिसको लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन डेंगू के मरीजों को काबू में करने के लिए व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है। जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने को काफी हद तक डेंगू पर अब अंकुश पाया गया है। हाँ, देखिए व्यवस्था बिल्कुल हम लोगों ने अपनी मेंटेन की हुई है। अभी भी हम लोगों ने 120 बेड डेंगू के लिए रिजर्व किए हुए हैं, जिसमें 90 एडल्ट और 30 बच्चों के लिए हैं। और अच्छी बात है कि कुछ पिछले दिनों में नंबर ऑफ पेशेंट में कुछ थोड़ी कमी आई है, सीरियसनेस में भी कमी आई है। और उम्मीद करते हैं कि अब जैसे आप लोग के माध्यम से सभी लोगों में जागरूकता आई है और शासन लगा हुआ है, तो बहुत जल्दी डेंगू के नंबरों में कमी आएगी। उच्च विद्यालय शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, सहकारिता और स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री ने आज कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर सेंटर बनकर रह गया है, जहां लोगों ने मंत्री धन सिंह रावत से मांग की कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाडूंगी का उच्चीकरण किया जाए। हमारे जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं माननीय बंशीधर बनर्जी, उनकी विधानसभा की आज समीक्षा बैठक भी है और सभी हॉस्पिटलों का आज हम निरीक्षण भी कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि कालाडूंगी विधानसभा के जितने भी सीएससी और पीएससी और उपकेंद्र हैं, एनएम सेंटर है और वेलनेस सेंटर है, आज हम 2 घंटे यहाँ की बैठक। रुड़की के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने अपने पिता स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता की दूसरी पुण्यतिथि पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। बता दें कि इस मौके पर सचिन गुप्ता ने कहा कि रक्तदान से किसी को नई जिंदगी मिल सकती है, इसलिए रक्तदान से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज जिस तरह से डेंगू, टाइफॉइड, अन्य संक्रामक बीमारियों के बढ़ने से लोग बेहद परेशान हैं, इन बीमारियों को दूर करने के लिए रक्त की जरूरत लोगों को पड़ रही है, इसलिए सभी को रक्तदान जैसे महादान के लिए आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता जी से मेरा भी बहुत संबंध रहा। तकरीबन 20 साल का हमारे वार्ड से वो मेंबर भी रहे, अरोड़ा जी की सरपरस्ती रही। तो जैसे हमारे रोटेरियन अरोड़ा साहब ने कहा, एडवोकेट साहब ने, कि ये संस्कारों की बात होती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी है, बहुत बड़े बड़े व्यवसायी भी हैं, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं है। ये सचिन भाई को एक संस्कार ये मिले हैं और पूरे नगर की मोहब्बत, पूरे नगर का प्यार इनको मिला है। इन्होंने ये दान जो है, रक्तदान सबसे बड़ा महादान है ये। तो आज हमारे मेंबर रोटेरियन सचिन गुप्ता जी ने जो अपने पिताजी की पुण्यतिथि में ब्लड का महादान का कैंप लगाया है, ये इनके पिता के संस्कार हैं। जो अपने पिता के संस्कार ये बता रहे हैं कि ये अपने पिताजी के नाम से भी कितने लोगों की सहायता कर रहे हैं। ब्लड से ज़्यादा दान करना और उसके लिए अरेंजमेंट करना, उससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि ये एक सीधा आदमी को उसका जीवन दान देने का काम करता है। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा में पाकिस्तान से तीर्थयात्रियों की संगत जो गोविंद घाट गुरुद्वारे की ओर आ रहा था। बता दें कि तेज ढलान होने के कारण वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बिजली लाइन के चारों तरफ लटक गया, जिसमें 15 महिला, पुरुष और बच्चे सवार थे। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 मशीनों की सहायता से वाहन को सुरक्षित सड़क पर पहुंचाया है। कल 9 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे लगभग एक दिल्ली से बस जो पाकिस्तान के यात्रियों को लेकर आई थी, वो गुरुद्वारे से ऊपर नए रास्ते पे उसके साथ कुछ थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ है। लगभग सारे यात्री बस में से उतर चुके थे। ड्राइवर ब्रेक लगानी थोड़ा भूल गया और उसी के साथ जो बस है नीचे लुढ़क गई और उससे हाई टेंशन जो वोल्टेज 11,000 kV वोल्टेज जा रही है, उसको भी थोड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन तत्पर उसी समय थानाध्यक्ष नरेंद्र रावत जी और गुरुद्वारा के सेवा। अगली खबर लक्सर से है। लक्सर नगर पालिका परिसर में आयोजित मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका अम्बरीश गर्ग ने फीता काटकर की। बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है।
ये कार्यक्रम देश की एकता अखंडता को हमेशा कायम रखेगा। साथ ही देश को आजादी दिलाने में जिन महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर सपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये मिट्टी उनकी जन्मभूमि से इकट्ठा कर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लाई जाएगी, जिससे वहां पर अमृत वाटिका बनाई जाएगी। देखिए, मेरी माटी मेरा देश का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है सितंबर का, 30 सितंबर तक होना है। अब आज 9 अक्टूबर है और अब हम अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि अमृतकाल के समय में मेरी माटी और मेरा देश, यानी कि हमने अपनी माटी को अपनी माता से संज्ञान दिया है कि मेरी धरती माँ है और साथ में मेरा देश है। अगर हम सभी लोगों से मिलकर सबकी भावना ये बढ़ाते हैं कि सबको मिलजुल कर अपनी माता का एक सौहार्द करें, ताकि हमारी माता एक जन्म देने वाली है, दूसरी माता हमारी धरती माँ है। लक्सर की विष्णु विहार कॉलोनी की अनेक महिलाओं ने उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह से मुलाकात कर कॉलोनी के कूड़े का निस्तारण कराए जाने की मांग की है। बता दें कि लक्सर गोवर्धनपुर मार्ग पर दापकी गांव के निकट विष्णु विहार कॉलोनी स्थित है, जिसमें अधिकांश परिवार स्थानीय फैक्ट्री में काम करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन पिछले लगभग 1 माह से कॉलोनी के कूड़े उठाने की कोई व्यवस्था न होने की वजह से कॉलोनी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर कॉलोनी की अनेक महिलाओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान बीडीओ को मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अतिक्रमण वालों पर कार्रवाई पक्षपात का आरोप लगाया गया है। कोटद्वार में एक बार फिर से सिद्ध बलि मंदिर के समीप बनी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। ये दुकानें प्रसाद और फूलों की माला की थी, जो इनके रोजी रोटी का एक जरिया था, लेकिन प्रशासन ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने के चलते आज कार्रवाई की है। तो वहीं दुकान के मालिकों का कहना है कि प्रशासन ने बिना नोटिस तत्काल ये कार्रवाई की है, जिस पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये कहना है कि 2 बार नोटिस दिए गए थे, उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसलिए विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी है। खाली एक नोटिस आया था, उसके अनुसार तो कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर, और उसके बाद भी अलग अलग 30 बार आ चुके हैं आज। अब और अंदर बता रहे हैं 4 मीटर, बताओ। और खाली है कुछ नहीं, आगे कुछ ना नोटिस मिला हमें, ना कुछ मिला। तो जिनसे आपने कोई भी नहीं आया, यहाँ तो कुछ नहीं निकला हमें, हमारे पास तो कोई भी नहीं आया, ना हमें बताया कि यहाँ तक तोड़ना है, यहाँ तक नहीं तोड़ना है। कोटद्वार के लैंसडाउन के नौनी डांडा ब्लॉक के बेड़हाट गांव में बाघ का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि हाल ही में एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद ग्रामीण घर से बाहर निकलने पर भी डरे हुए महसूस कर रहे हैं। तो वही ग्रामीणों ने बाघ को आदमखोर घोषित कर मार गिराने की मांग की है। अपनी तकलीफों को बताते हुए ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें किसी दूसरी जगह विस्थापित किया जाए। दरअसल पूरे इलाके में बाघ की दहशत बनी हुई है, लोग दिन के समय भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, वो मेरी जेठानी थी और घास लेने गई थी नीचे, पता नहीं उस दिन हम नहीं गए, अकेली चली गई बेचारी। वो बाघ ने खाई या जिसने भी खाई होगी पता नहीं। घास तो लाना है, रोजगार है हमारा, बकरी है, गाय है, क्या करे, झाड़ी के अंदर तो जाना है, साथ कहाँ से जाना है, कभी किसी का खेत है नहीं है, किसने जाना है, फिर साथ में कहाँ से जाना है। और रोजगार नहीं है, बकरी है तो बाघ ले जा रही है, हम है तो हमें भी बाघ खा दे रही है, गाय है तो बाघ खा दे रही है। क्या कमाना है, क्या खाना है हमने, सरकार हमें रोजगार दे दे, कहीं ले जाए, कहीं दूर बसा दे, हमें यहाँ छोड़ के क्या करना है भैया, हमने कैसे रहना है यहाँ पे। अब अगली खबर हरिद्वार से है, जहां किसान संगठन ने कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि पेयजल निगम की कार्यशैली से नाराज होकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं भारतीय किसान मोर्चा से जुड़े किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग पर पानी कनेक्शन देने में लापरवाही करने और सड़कों को बेवजह नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। आज ये उत्तराखंड किसान मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण पेयजल विभाग पर हरिद्वार पर पहुंचे। हमारी समस्या किसानों की है कि पेयजल विभाग के द्वारा ये जो योजना आई थी हर घर जल वाली, इसमें गांव की जो सड़कें वे सारी खंडर बना दी। वो सारी सड़कें उखाड़ कर पाइपलाइन तो डाल दिए, पर ठीक करवाने वाला कोई नहीं आया। दूसरा, जितने पाइपलाइन डाले वो सारी पाइपलाइन जो है लीकेज मार रही, वो जगह जगह सड़कों पर पानी निकल रहा है, सारे रास्ते गांव के खराब कर दिए। इसके अलावा ये हुआ
कि गांव में लगभग हर गांव में 20, 30, 50 लोगों को कनेक्शन नहीं दिए गए। या तो जब सड़कें खराब तोड़नी नहीं थी, जब सड़कें तोड़ दी तो फिर हर घर को जल मिलना चाहिए था। तो इसी मुद्दों को लेकर आज हम ना एक्शन साहब से कई बार बात भी करी। बात करने के बाद हमें पॉजिटिव इनका रवैया नहीं लगा। इसको लेकर आज किसानों को यहाँ पर पेयजल विभाग पे एक दिन से धरना लगाना पड़ा है। ऐसा है, किसानों का तो अपना कहना आना सही है। ये हमारे पास 5-4 दिन पहले आए थे। इनका गांव एक मेन है मरगूपुर में जब हमने 970 कनेक्शन कर दिए तो हमें विभाग को 11 कनेक्शन करने में या ना करने में कभी भी कोई ऐतराज होता ही नहीं है, जब पूरे गांव में हर एक घर में कनेक्शन किया जा रहा है। हमारे स्टाफ ने और हमारे ठेकेदार ने वहाँ कितनी बार प्रयास किए। लोगों को सिर्फ एक ये डर था कि हम सड़कें खोद देंगे, उसके बाद कितने दिन बाद ठीक होगी, तो उन लोगों ने काम नहीं करने दिया। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं करा, लोगों ने करने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी हमने लेबर भेजी हुई है, पाइप का रेंज करा, सब कुछ करा। तो वो एक हफ्ते में आज इनसे बात हो गई है। इनको कह दिया गया है कि एक बार बता दिया जाए कि 10 कनेक्शन बाकी है, 15 कनेक्शन बाकी है। इन्होंने पिछली बार 9 बताए, हमने 42 करवाए, क्योंकि जब टीम गई तो 42 कनेक्शन मिले। आज भी ये बता दें कि 9 हैं, 15 हैं, हम उनको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई छूट भी गए हैं तो अभी ये फैसला हुआ है, बात हुई है कि 7-8 लीकेज और 10, 12, 15 जो भी कनेक्शन है ये हमें कल लिस्ट देंगे और एक हफ्ते में उन्हें ठीक कराएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।